एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का वीडियो लेके आपके समक्ष हाजिर हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि जो भी बच्चे अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो समय पर मिलता रहे। बच्चों, पहले ही आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दें कि हम एक सीरीज शुरू किए हैं क्लास 12 का, जिसमें अभी पहला जो सब्जेक्ट है वो हम हिस्ट्री लिए हैं। इसमें आपको जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको पढ़ा रहे हैं, उसको आपको बता रहे हैं कि दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है वो अपलोड हो चुका है, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है, वो कौन कौन से हैं। आप इसको पढ़ लेंगे, इसको याद कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, यानी आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। आरंभिक राज्य कैसे बना, उसकी अर्थव्यवस्थाएं क्या थी, इसके बारे में इस चैप्टर में कहा गया है। इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है, यानी लगभग 1200 वर्ष का टाइम पीरियड है। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि 1200 वर्ष के अंदर राजा कैसे बनता था, किसान का क्या स्थिति है और नगर क्या है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, शुरू करते हैं। पहला है क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। तो क्षेमेंद्र की जो रचना है वो क्षेमेंद्र की रचना आपको मिल जाएगा विरहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र की रचना क्या है? विरहत कथा मंजरी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। तीसरा प्रश्न है किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। चौथा प्रश्न है गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे, यानी गुप्त काल में जो हस्ती सेना होता था उसके प्रधान को क्या कहते थे। तो उसके प्रधान को महापिलुपति कहते थे, महापिलुपति। पांचवा प्रश्न है निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी, तो याद रखिए मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी महिला संत थी, कराइकल भी महिला संत थी। इस प्रकार डी नंबर आंसर होगा कि इनमें से सभी, यानी ये तीनों महिला संत थी। छठा प्रश्न है धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की थी। ये वर्ड धम्म जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसकी जो शुरुआत है अशोक ने की थी। सातवां प्रश्न है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो समुद्रगुप्त की जो तुलना है बच्चों, इसकी तुलना की जाती है यूरोपीय शासक नेपोलियन से किया जाता है, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आठवां प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य था। नवां प्रश्न है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु है वह श्रवणबेलगोला में हुई थी। ये श्रवणबेलगोला में मृत्यु को प्राप्त किए थे चंद्रगुप्त। 10वां प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, यानी किस धर्म को मानता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म को मानता था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो अंतिम राजा जो मौर्य वंश का है वह वीरभद्रथ है। वीरभद्रथ मौर्य वंश का अंतिम राजा था। और मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, यानी जब मौर्य काल में जो सिक्के ढाले जाते थे, जहाँ सिक्का ढाला जाता है उसको टकसाल बोलते हैं। तो टकसाल का प्रधान मौर्य काल में कौन था। तो पन्याध्यक्ष था। पन्याध्यक्ष ये मौर्य काल में टकसाल का प्रधान था। 13वां प्रश्न देख लीजिए मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य वंश की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। 14वां प्रश्न आप देख लीजिए
मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो मौर्य काल में जो कलिंग राज्य था वो मौजूदा यानी आज के वर्तमान के उड़ीसा में स्थित था। वर्तमान के कहाँ स्थित था? उड़ीसा में स्थित था। 15वां प्रश्न देखिए, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में जो समाहर्ता है वो राजकीय कर संग्रह अधिकारी था। कौन था? राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ये मौर्य काल में समाहर्ता का प्रशासन मौर्य काल में समाहर्ता था। 16वां प्रश्न है, मौर्य काल में ब्रहदे क्या था? मौर्य काल में ब्रहदे क्या था? तो मौर्य काल में जो भूमिदान होता था उस भूमिदान को ब्रहदे कहा जाता था। 17वां प्रश्न है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म है वो बौद्ध धर्म था। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। 18वां प्रश्न, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, ये उसकी पुत्र और पुत्री है। महेंद्र अशोक का पुत्र है और संघमित्रा अशोक की पुत्री है। इस दोनों को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो ये सिन्हल द्वीप यानी श्रीलंका भेजा था अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। 19वां प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। 20वां प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। यानी अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। 21वां प्रश्न है, राजगृह की नगर वधु, राजगृह की नगर वधु जो है उसका क्या नाम था? तो उसके नगर वधु का नाम सालवती था। राजगृह के नगर वधु का नाम सालवती था। 22वां प्रश्न है, किसने लिखा है यानी कथन किसका है? वास्तविक सुकर्म वो है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न रहे। ये कथन किसका है? तो ये कथन कौटिल्य का है। कौटिल्य का कथन है कि वास्तविक सुकर्म वो है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न है। 23वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। तो कलिंग की राजधानी तौशाली थी। कलिंग की राजधानी तौशाली थी। 24वां प्रश्न, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट पटना का वासी था। आर्यभट्ट पटना का वासी था। 25वां प्रश्न है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? यानी द्वितीय नगरीकरण जब शुरू हुआ तो उस समय उसके नगर को क्या कहा जाता है? तो लोहयुगीन नगर, लोहयुगीन नगर कहा जाता है। 26वां प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो बोगाजकोई का अभिलेख ये मध्य एशिया में यानी एशिया माइनर में पाया गया है। आज से 1400 ईस्वी पूर्व का ये अभिलेख है जो मध्य एशिया में पाया गया है। ये भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, बोगाजकोई का अभिलेख। 27वां प्रश्न है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। 28वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 29वां प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो ये विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। किसके काल में? विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। 30वां प्रश्न, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। 31वां प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन मिलता है। तो 32वां प्रश्न है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में
किस शासनकाल का वर्णन है, यानी कादम्बरी जो रचना है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है और ये किस शासनकाल का वर्णन है इस किताब में, तो हर्षवर्धन के शासन का वर्णन है कि हर्षवर्धन शासन कैसे चलाया करता था। 33वां प्रश्न, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से 320 ईस्वी पूर्व इसका पीरियड है, यानी गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया, तो 319 या 320 ईस्वी पूर्व शुरू किया गया। 33वां प्रश्न है पंचतंत्र 34वां प्रश्न है, 33वां प्रश्न ये था। 34वां प्रश्न है पंचतंत्र की रचना किसने की, तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की। किसने की, विष्णु शर्मा ने की। 35वां प्रश्न, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कुमारगुप्त थे। कौन थे, कुमारगुप्त थे। 36वां प्रश्न है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, तो गुप्त काल जो है ये स्वर्ण काल कहलाता है, गुप्त काल। 37वां प्रश्न, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है, तो अर्थशास्त्र में जो विवाह का प्रकार है वो 8 है। कितना है, 8 है। 38वां प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 39वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, यानी ह्वेनसांग जो है, जो विदेशी यात्री है चीन से जो आया था, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का ये छात्र था। 40वां प्रश्न है किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत का प्रेमी था, संगीत का प्रेमी था। 41वां प्रश्न, उत्तरी पश्चिमी भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत से मुराद यहाँ पर क्या है, इससे मतलब है अफ़गानिस्तान का एरिया। तो वहाँ से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस लिपि में लिखा गया है, तो वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। 42वां प्रश्न है अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं, तो अभी तक 44 अभिलेख अशोक के प्राप्त हो चुके हैं। 43वां प्रश्न, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ, तो ये श्रीलंका में यानी सिन्हल द्वीप में प्रचलित हुआ। 44वां प्रश्न, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई, तो तक्षशिला से जीवक ने वैद्य की शिक्षा प्राप्त की। 45वां प्रश्न, जीवक कहाँ का रहने वाला था, राजगृह का रहने वाला था जीवक। 46वां प्रश्न है जीवक की ख्याति किस रूप में हुई, वैद्य के रूप में, क्योंकि उसने शिक्षा जो तक्षशिला में प्राप्त किया वो वैद्य का प्राप्त किया, इसलिए वैद्य के रूप में वो ख्याति प्राप्त की थी। 47वां प्रश्न है अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था, तो अंगराज्य जो है वो आज के भागलपुर जिले के आसपास अवस्थित था। 48वां प्रश्न, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से, किस वंश से, हर्यक वंश से था। 49वां प्रश्न है जरासंघ का संबंध किस वंश से था, तो इसका जो संबंध है वह वीरभद्रथ वंश से, वीरभद्रथ वंश से था। 50वां प्रश्न है तक्षशिला किस राज्य में स्थित था, तो ये गांधार राज्य में स्थित था तक्षशिला। 51वां प्रश्न, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था, तो सेल्यूकस ने अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। 52वां प्रश्न है धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख के शिलालेख में मिला है, तो धर्म विजय का जो उल्लेख है अशोक के 13वें शिलालेख में मिला है, यानी जो कलिंग युद्ध था उस युद्ध के बाद अशोक ने धर्म बदल दिया अपना, इसलिए 13वें अभिलेख में ही कलिंग युद्ध का भी वर्णन है और अशोक के धर्म विजय का भी वर्णन है।
53वां प्रश्न है, कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। 54वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, भारत का नेपोलियन किसका नाम है? समुद्रगुप्त का नाम है भारत का नेपोलियन। 55वां प्रश्न, मगध की राजधानी, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की जो प्राचीन राजधानी है वो राजगृह थी। 56वां प्रश्न है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो हर्यक वंश मगध का प्राचीनतम राजवंश था। 57वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? उदयन ने। उदयन जो है, उदयन या उदयन, ये पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाई। 58वां प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो वो नदी जो है, 3 नदी है, गंगा है, सोन है और पुनपुन है। इस तीनों के संगम पर पाटलिपुत्र यानी पटना की स्थापना उदयन ने की थी, इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा, इनमें से सभी नदी के संगम पर। 59वां प्रश्न, रथ मूसल एक आक्रामक यंत्र है, युद्ध में प्रयोग किया जाता है। ये रथ मूसल प्राचीन काल में किया गया था, युद्ध में प्रयोग। आक्रामक यंत्र है, तो इसका प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो ये मगध जनपद में सबसे पहले किया गया था रथ मूसल का प्रयोग। 60वां प्रश्न, ताम्र लिपित बंदरगाह कहाँ अवस्थित था? तो ये बंगाल में अवस्थित था ताम्र लिपित बंदरगाह। 61वां प्रश्न, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हरिसेन जो है, ये इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था। 62वां प्रश्न, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। 63वां प्रश्न, प्राचीन भारत में औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये मगध में स्थित था औदंतपुरी विश्वविद्यालय। 64वां प्रश्न, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये 78 ईस्वी से मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से मानी जाती है। 65वां प्रश्न, विश्व में पाई जाने वाली पहली जो धातु है वो चांदी है। पहली धातु क्या है? चांदी थी। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु चांदी थी। 66वां प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी। अशोक का जो अभिलेख है इस लिपि में अधिकांश इसी लिपि में पाई जाती है। 67वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख। 68वां प्रश्न, आप अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुद्रदामन ने या रुद्रदमन ने। रुद्रदामन भी कहीं लिखा आता है, कहीं रुद्रदमन भी लिखा आता है। तो इसने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। 59वां प्रश्न, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक है ये मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज थे इंडिका के लेखक। ये बच्चों आज इतना ही। तो दूसरा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।